मैं अपनी स्ट्रैटेजी को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना चाहती हूँ। एक तो जैसे कि आपको पता है कि इसके 3 स्टेजेस होते हैं। पहला फेज होता है प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम, फिर आता है मेंस का एग्ज़ाम और फिर आता है आपका इंटरव्यू स्टेज। तो सबसे पहले मैं आपसे डील करूँगी प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम के बारे में। तो जो हमारा प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम है उसमें 2 एग्ज़ाम्स होते हैं। एक तो जीएस का पेपर होता है और एक हमारा सीसैट का पेपर होता है। जो जीएस का पेपर होता है उसमें आपका 100 क्वेश्चंस आते हैं, 2 मार्क्स ईच। एंड जो सीसैट का पेपर है उसमें 80 क्वेश्चंस आते हैं और वो क्वालिफाइंग होता है। इसका मतलब है कि आपको सिर्फ 33% मार्क्स ही चाहिए और आप उसको क्वालिफाई कर सकते हैं। तो प्रीलिम्स के लिए तो मेरी स्ट्रैटेजी ये थी कि जितनी भी हमारी बेसिक बुक्स हैं उसको कंप्लीट करना है। जैसे कि पॉलिटी के लिए जो लक्ष्मीकांत है मैंने वही पढ़ा था, और इसके अलावा हिस्ट्री स्पेक्ट्रम से किया था जो मॉडर्न इंडिया वाला पार्ट है, और इसके अलावा जो एंशिएंट है वो आर.एस. शर्मा से किया था, मिडिएवल सतीश चंद्रा से किया था, और आर्ट एंड कल्चर के लिए एक बहुत नितिन सिंघानिया सर के नोट्स हैं जो काफ़ी अच्छे हैं। तो आप उनके हैंड रिटन नोट्स को फॉलो कर सकते हैं बिकॉज वो काफ़ी क्रिस्प हैं एज़ कम्पेयर टू द जो बुक है ना नितिन सिंघानिया सर की, तो उससे बेटर है कि आप हैंड रिटन नोट्स से पढ़ लीजिए। और इसके अलावा आपका इन्वायरमेंट जो है वो शंकर आईएएस की जो बुक है आप उसमें से कर सकते हैं। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए ऐसा कोई स्टैटिक नहीं है, बट यूपी के लिए ना एक लूसेंट की बुक आती है, वो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस उसमें से आ जाते हैं। तो इसके अलावा आप इकोनॉमी है, और इकोनॉमी के लिए तो आप मैंने श्री राम के नोट्स पढ़े थे और कुछ मैंने अपने नोट्स भी बनाए थे, तो मैंने उसमें से पढ़ा था। तो ये तो रही कुछ बुक्स की बात, ये सबको ही पता होता है ये लिस्ट। इसके अलावा यूपी के लिए एक बुक आती है घटना चक्र, तो मैंने उसमें से काफ़ी ज़्यादा प्रिपरेशन किया था, खास करके जो फैक्ट्स थे, बजट जो आता है तो मैंने वो वहाँ से किया था। और जो स्कीम्स हैं गवर्नमेंट ऑफ यूपी की, और जो रिसेंटली जो वो प्लान्स ला रहे हैं, नेशनल इवेंट्स भी, वो आई थिंक घटना चक्र में फेयर एनफ डिटेल में कवर होता है। और इसके अलावा घटना चक्र की बुक्स भी आती हैं, जैसे कि जो प्रीवियस क्वेश्चंस आते हैं। आई थिंक अब वो फैक्चुअल से थोड़ा सा तो यूपी का पैटर्न चेंज हो गया है, तो आप उसका रेफरेंस ले सकते हैं। तो आप उन क्वेश्चंस को देखिए और उनको थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, तो इससे आपको थोड़ा एक क्लैरिटी होगी कि क्या, एक कॉन्फिडेंस भी आएगा कि क्या आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं। मैं स्टूडेंट्स को पर्सनली ये सजेस्ट करना चाहूँगी कि मेरी एडवाइस लेने से पहले आप जो प्रीवियस क्वेश्चंस आए हुए हैं यूपी में, प्लीज़ आप उनको एनालाइज कीजिए, खास करके 2018 ऑनवर्ड्स। तो क्वेश्चंस का लेवल बहुत अच्छा हो गया है, बहुत यूपीएससी के स्टैंडर्ड के आ गए हैं क्वेश्चंस कुछ तो ये तो मतलब ओवरऑल प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी थी। और इसके जो सेकंड स्टेज है वो मेंस की स्टेज है। तो मेंस में जैसे यूपीएससी में 4 स्टेजेस होते हैं, GS1, GS2, GS3 और GS4, तो यूपी में भी ऑलमोस्ट वैसा ही है। बस एक ये डिफरेंस है कि जो यूपीपीएससी है उसमें जो नंबर ऑफ मार्क्स एलोकेशन है वो थोड़ा डिफरेंट है। कुछ हाफ ऑफ द क्वेश्चंस आर 8 मार्कर एंड हाफ ऑफ द क्वेश्चंस आर 12 मार्कर, और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होते हैं वो 20 होते हैं। तो GS1 जो है दैट रिलेट्स टू ब्रॉडली हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, सोसाइटी, और जैसे ग्लोबलाइजेशन हो गया, विमेन हो गया। और GS मतलब ये तो आपको वैसे सिलेबस तो आपको पता ही रहेगा कि क्या क्या है। तो मैं हर पोर्शन को जो मैंने इस बार प्रिपेयर किया था उसमें मैंने कुछ शॉर्ट नोट्स बना लिए थे, तो वो मुझे एंड मोमेंट पे रिवीजन के लिए बहुत हेल्पफुल हुए थे। और ख़ास करके जो स्कीम्स होती हैं, जैसे यूपी गवर्नमेंट की कुछ स्कीम्स थी, वो मैंने सारी ना एक तरफ लिख ली थी,
तो लास्ट मोमेंट पे जब रिवीजन करना होता है और आपको कुछ कुछ स्पेसिफिक स्कीम्स डालनी होती हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड यूपी गवर्नमेंट काफ़ी कुछ कर रही है, गंगा एक्सप्रेसवे बना रही है या गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे बना रही है, तो ये सब चीज़ें ना आपको स्प्रिंकल करने में काफ़ी हेल्प करते हैं अपने आंसर्स में, और ये थोड़ा आपके आंसर्स को बेटर भी बनाता है। यूपी लोक सेवा आयोग में नौकरी पाने का सुनहरा अवसर, पढ़े भारत के टॉप एजुकेटर्स के साथ और पाए कंप्लीट स्टडी मटेरियल एक ही ऐप पर। डाउनलोड एंट्री नाउ। तो कमिंग टू द पेपर 2, GS 2 का जो है उसमें पॉलिटी गवर्नेंस है। तो पॉलिटी के लिए तो आपने सफिशिएंटली वो पढ़ी रखा होता है लक्ष्मीकांत की बुक, लेकिन जब हम मेंस के GS 2 की बात करते हैं तो थोड़ा सा उसमें प्रैक्टिकल एस्पेक्ट आता है, गवर्नेंस का एस्पेक्ट आता है। तो मैं उसके लिए आपको सजेस्ट करूंगी कि आप ARC की रिपोर्ट जो है वो आप ज़रूर पढ़िए, उसको रेफर कीजिए। जो मेन थीम्स दिए हुए हैं ना सिलेबस को, आप सिलेबस के अकॉर्डिंग चलिए। आप जो जो सिलेबस में की टर्म्स दिए हैं, मेक श्योर कि आपके पास हर टॉपिक के ऊपर कुछ कुछ कंटेंट है, जैसे RTI है या रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है, तो इनमें क्या क्या प्रेसिंग इश्यूज क्या हैं, और उसके बाद कि इनको प्रेसिंग इश्यूज को कैसे हैंडल किया जा सकता है। इलेक्शन कमीशन जैसे अभी काफ़ी हॉट न्यूज़ बना हुआ है, तो इलेक्शन कमीशन के क्या क्या इश्यूज हैं, उसको कैसे आप डील कर सकते हो। तो उसके साथ साथ आप बिल्कुल लेटेस्ट एग्जाम्पल कोट कर दीजिए कि कहाँ कहाँ पे आपको लगता है कि रीसेंट एग्जाम्पल्स जो मतलब रीसेंट इवेंट्स हुए हैं, तो वो आपके आंसर को बहुत ओरिजिनल थोड़ा होता है ना, स्पाइसिंग दे देता है आपके आंसर को, ओरिजिनलिटी देता है। और इसके अलावा थोड़ा इंटरनेशनल रिलेशंस भी पेपर 2 में आता है, तो आप इसके लिए आई थिंक जो बिल्कुल विजन IAS है, मैंने उसमें से जो इंटरनेशनल रिलेशंस का मॉड्यूल आता है वो किया था। तो इसके अलावा इस बार बहुत ज़्यादा पोर्शन जो था यूपी के पेपर में, पेपर 3 में साइंस एंड टेक काफ़ी अच्छे लेवल का आया था। थोड़ा साइंस एंड टेक पॉलिसी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2020 में ही निकाली थी, दिसंबर 2020 में, तो उसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे हुए थे। सिक्योरिटी, बॉर्डर सिक्योरिटी से रिलेटेड बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछे थे। तो इसके लिए भी मैंने विजन IAS के मॉड्यूल्स को फॉलो किया था, और इसके लिए आप भी वही स्ट्रैटेजी अपना सकते हैं कि जो ब्रॉडर टॉपिक्स हैं सिक्योरिटी से रिलेटेड, और जो नई नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं सिक्योरिटी से रिलेटेड, जैसे अभी CDS का ऑफिस बनाया था उन्होंने, तो उसका क्या सिग्निफिकेंस है, कैसे वो हेल्प करेगा, ठीक है। तो आई थिंक इन ब्रॉडर टॉपिक्स को आप प्रिपेयर कीजिए। एक इसमें मैं एक पॉइंट ये बोलना चाहूँगी कि जो साइंस एंड टेक है बहुत अनकन्वेंशनल सा उसमें से क्वेश्चंस आते हैं, सो यू कैन नॉट प्रिडिक्ट एंड यू कैन नॉट प्रिपेयर आउटराइटली फॉर इट। तो आपको क्या चाहिए, बेसिक सा करके जाइए। अगर आप वहाँ पे अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग से भी क्वेश्चन को आंसर कर रहे हैं, तो आई थिंक आप डिसेंट एनफ लिख सकते हैं, क्योंकि एट द एंड आपको रिफ्लेक्ट करना है अपने थॉट प्रोसेस को उस पेपर में, ठीक है। तो अगर आपको सपोज कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, आई वुड से डोंट लीव इट आउटराइटली, आपको कुछ ना कुछ तो उस टॉपिक के बारे में पता होगा, ठीक है। तो आप उसको अटेम्प्ट कीजिए और अपना क्वेश्चन को बहुत बहुत ध्यान से पढ़िए, एक एक कीवर्ड को बहुत ध्यान से देखिए, क्वेश्चन की डिमांड क्या है और आप उसमें क्या वैल्यू ऐड कर सकते हो अपने आंसर में। तो कोई भी क्वेश्चन लिखने से पहले आप कम से कम 30 सेकेंड्स टू 40 सेकेंड्स आप उसमें इन्वेस्ट कीजिए। इस एग्ज़ाम में 3 स्टेजेस होती हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। और प्रीलिम्स जो होती है वो हमारी ऑब्जेक्टिव स्टेज होती है, उसमें हम 2 पेपर्स लेते हैं, एक जनरल स्टडीज़ का जिसमें कि हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी और जनरल नॉलेज के एंड करंट अफेयर्स के टॉपिक्स पढ़ते हैं, और दूसरा होता है आपका CSAT जिसमें हम मैथ्स और इंग्लिश, लॉजिक, रीजनिंग ऐसे टॉपिक्स को फोकस करते हैं। तो वो एक ऑब्जेक्टिव स्टेज होती है और इसमें आपको नेगेटिव मार्किंग का भी ध्यान रखना होता है, एंड जब आप उसको क्लियर करते हैं एक सर्टेन कट ऑफ के साथ, देन वी गेट टू द मेन स्टेज। मेंस की जो स्टेज होती है उसमें आपके पास टोटल 8 पेपर्स होते हैं। एक जनरल हिंदी का पेपर होता है, सबसे पहला पेपर जो होता है उसमें आपकी एक लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी को टेस्ट किया जाता है कि आपको भाषा के साथ कितनी आप कंफर्टेबल हैं हिंदी भाषा के साथ। तो एक जनरल ही रहता है वो, ऑल्दो लैंग्वेज का ही टेस्ट है वो आपकी, बट बहुत
कुछ टिपिकल नहीं होता है। आपको ऐसे राइटिंग आएगा हिंदी में एंड अनसीन पैसेजेस पूछे जाएंगे, कंफर्टेबली आप कर सकते हैं उसे। बस ग्रामर के लिए आई थिंक एक बुक रेफर कर लेनी चाहिए। देन ऐसे का पेपर होता है, उसमें हमें 3 एसेज टोटल अटेम्प्ट करने पड़ते हैं। देन आपके जीएस के 4 पेपर्स होते हैं टोटल, एंड जीएस के जितने भी पेपर्स होते हैं उसमें हम बहुत सारे टॉपिक्स को कवर करते हैं जो हमारी जनरल स्टडीज़ के होते हैं। जीएस 1 इज़ अबाउट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशोलॉजी, वुमेन्स इश्यूज़ एंड जो भी सोशल सर्विस, सोशल वेलफेयर की स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की, वो उसमें आती हैं। देन जीएस 2 जो होता है, इट इज़ अबाउट पॉलिटी, गवर्नेंस और इंटरनेशनल रिलेशंस, और उसमें हम सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं यूपी गवर्नमेंट की अगर कोई स्पेसिफिक स्कीम्स हैं तो उसके बारे में। देन जीएस 3 जो होता है, इट इज़ अबाउट इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और डिज़ास्टर मैनेजमेंट, और एक ऑब्वियसली एक स्टेट सर्विस है तो एक स्टेट स्पेसिफिक हमारा इसमें ओरिएंटेशन रहना चाहिए। तो अगर कोई स्पेसिफिक डिजास्टर्स हैं जो सर्टेन स्टेट्स के हैं तो उनके बारे में बहुत हमें ध्यान देना पड़ता है। देन जीएस 4 जो है वो आपका एक एथिक्स, इंटेग्रिटी और एप्टीट्यूड, इसका टेस्ट होता है, और उसमें आपका सबसे इम्पोर्टेंटली आपका जो एक एप्टीट्यूड है इस सर्विस के लिए वो टेस्ट किया जाता है। और हम इसमें केस स्टडीज़ पे भी बहुत फोकस करते हैं। एक साइजेबल पोर्शन ऑफ मार्क्स केस स्टडीज़ का होता है जो कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को टेस्ट करता है कि अगर एक एक्चुअल रियल लाइफ सिचुएशन में आपको एक पोजीशन दी जाए तो आप कितने अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे उस सिचुएशन को। और ये एक रिटन इंटरव्यू जैसा फील होता है। इसके लिए कोई बहुत स्पेसिफिक आप पढ़ाई तो नहीं कर सकते, लेकिन सिलेबस में जो टर्म्स हैं जैसे कि एथिक्स क्या है, इंटेग्रिटी क्या है, एप्टीट्यूड क्या है, उन टर्म्स को आप बहुत अच्छे से अगर उन पे एक डेफिनेशंस प्रिपेयर कर लें और उन पे जब आप से क्वेश्चंस पूछे जाएं तो उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर पाएँ आप अच्छे से अपनी लैंग्वेज में, अपने एग्जाम्पल्स के साथ, तो इस पेपर में बहुत अच्छे से मार्क्स स्कोर करे जा सकते हैं। जेईई मेन में परफेक्ट 300 आउट ऑफ 300। डीकेटी इंजीनियरिंग पे जानिए कि मृदुल और सिद्धांत ने कैसे हिट किया ये टारगेट। DKT Engineering, a Delhi knowledge track platform for JEE aspirants. देन हमारे इन 4 जीएस के पेपर्स के बाद हमारे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स आते हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स आप एक चॉइस ऑफ ऑप्शनल सब्जेक्ट अपने आप में एक क्वेश्चन बनता है, तो अपने सारे जो भी कंसिडरेशंस हैं आपके, अपने ग्रेजुएशन आपकी क्या रही है, इंटरेस्ट क्या है, कौन सी सब्जेक्ट के आपको असिस्टेंस अवेलेबल है इन टर्म्स ऑफ मटेरियल, इन टर्म्स ऑफ गाइडेंस, टेस्ट सीरीज, इन सबको कंसिडर करते हुए जब आप एक ऑप्शनल चूज कर लेते हैं तो फिर आई थिंक ऑप्शनल के 2 पेपर्स आपके ऐसे होने चाहिए जो आपको एक एज दें, एक एक्स्ट्रा मार्क्स दें, क्योंकि ये जीएस के पेपर्स कहीं ना कहीं सबको एक ही लेवल पे ला कर रखते हैं। जिन भी सब लोगों ने सेम ही बुक्स पढ़ते हैं, सब लोग एनसीईआरटीज और स्टैंडर्ड बुक्स, तो जीएस के पेपर्स आपको सब सेम ही अच्छे मार्क्स मिलते हैं सबको जिन्होंने अच्छी पढ़ाई करी है। बट ऑप्शनल इज़ व्हाट कीप्स यू अ लिटिल अहेड, तो ऑप्शनल बहुत ध्यान से चूज़ करें। मेरा ऑप्शनल कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी था, और जो कि एक मिक्सचर रहता है, एक प्रैक्टिकल पोर्शन भी रहता है उसमें, न्यूमेरिकल्स एंड थ्योरी का। क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन सब्जेक्ट था तो मुझे उस पर बहुत ज़्यादा अलग से फोकस नहीं करना पड़ा, इसलिए मैंने ये सब्जेक्ट चूज़ किया। आप कोई भी कंसिडरेशन आपका हो सकता है, बट मैं पर्टिकुलरली एडवाइस करूँगी कि जिस सब्जेक्ट के साथ आपकी फेमिलियरिटी है, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम का हो, उसी को आप चूज़ करें तो वो एक बेटर ऑप्शन हमेशा रहता है। देन अपना बेस्ट परफॉर्म करने के बाद मेंस में हम जो है वो नेक्स्ट स्टेज पे आते हैं जिसे हम इंटरव्यू स्टेज कहते हैं। अब हम हमारी स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे। तो जैसे एग्ज़ाम 3 स्टेजेस में होता है, इस वीडियो को भी हम 3 स्टेजेस में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम प्रीलिम्स की स्टेज के बारे में बात करते हैं। प्रीलिम्स की स्टेज के लिए भी सबसे पहले हम कंटेंट पे बात करेंगे, फिर हमारी स्ट्रैटेजी पे बात करेंगे और फिर टेस्ट पे बात करेंगे। तो कंटेंट पे बात करते हुए सबसे पहले हम बुक्स को देखेंगे जो हमारा स्टडी मटेरियल रही थी। जैसे कि मैंने बताया कि मेरी तैयारी यूपीएससी से रिलेटेड थी, तो मैंने यूपीएससी के लिए जो भी सारी बुक्स हैं वो सारी की हैं। सबसे पहले पॉलिटी के लिए मैंने लक्ष्मीकांत की है, हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मैंने स्पेक्ट्रम की है, उसके बाद एनवायरनमेंट के लिए शंकर आईएएस की बुक आती है, ज्योग्राफी के लिए 11th-12th की एनसीईआरटीज़ हैं, इकोनॉमी के लिए भी 11th-12th की एनसीईआरटीज़ हैं। इसके अलावा करंट अफेयर की प्रिपरेशन मैंने विजन आईएएस से की थी। यूपी के लिए भी कंटेंट वाइज 2 चीज़ें आती हैं, स्टैटिक और करंट अफेयर्स। स्टैटिक मैंने नो योर स्टेट उत्तर प्रदेश अरिहंत पब्लिकेशन से की है, और करंट अफेयर्स के लिए ऑनलाइन वीडियोज़ ही देखी हैं। तो ये सारा कंटेंट का पार्ट था। अब सेकंड चीज़ पे आते हैं
जो मेरी स्ट्रैटेजी रही इस कंटेंट को कवर करने की। शुरुआत में 1 साल मैंने कोचिंग ली। कोचिंग लेने के बाद उसके बाद करीब मेरी 3.5 साल की पूरी तैयारी है। तो पहले साल कोचिंग के बाद उसके बाद सेल्फ स्टडी की है। मैं 3 टाइम टेबल बनाता था, सबसे पहले डे का, सेकेंड वीक का और थर्ड मंथ का। इससे हमेशा एक अपने ऊपर चेक रहता है कि तुमने अगर आज एक चीज़ नहीं की है तो उसका थोड़ा एक प्रेशर रहेगा कि कल ज़्यादा करना है मुझे। अगर तुम कभी भी डिफाइन नहीं करोगे कि तुम्हें क्या करना है, तुम हमेशा कम ही करोगे। तो वो एक मुझे थोड़ा हमेशा लगता था कि एक टाइम टेबल होना चाहिए। दिन को 2 या 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लो, 3-3 घंटे की सिटिंग कर लो। 3 घंटे की सिटिंग विल इवेंचुअली हेल्प यू इन मेंस एग्जाम। तो मेंस की स्ट्रैटेजी के लिए सबसे पहली बात आती है कि तुम्हारी आंसर राइटिंग कैसी है। आंसर राइटिंग के लिए इसको भी, मेंस की स्ट्रैटेजी को भी हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहला पार्ट मैं थोड़ा आंसर राइटिंग के बारे में बात करूँगा, फिर सेकंड पार्ट मैं थोड़ा अपना ऑप्शनल के बारे में बात करूँगा, और फिर थर्ड पार्ट कुछ ऐसे इनोवेटिव पॉइंट्स जो तुम्हें थोड़ा एज दिला सकते हैं। तो सबसे पहले आंसर राइटिंग टेक्निक्स। आंसर राइटिंग खुद 3 पार्ट से बनी हुई है। सबसे पहले तुम्हारी स्पीड, तुम्हारा स्ट्रक्चर और तुम्हारा कंटेंट। ये 3 चीज़ जब मिलती हैं तब एक बहुत बेहतरीन आंसर बनता है। एक यूपीएससी का भी रूल है 7 मिनट्स 11 मिनट्स। 7 मिनट में एक 10 मार्कर क्वेश्चन करना होता है और 12 मिनट में एक 15 मार्कर क्वेश्चन करना होता है। तो इसी तरीके से यूपी में भी बस मार्क्स चेंज होते हैं। यूपी में 8 और 12 के मार्क्स के सवाल आते हैं, बट तुम्हारा 7 और 11 का मिनट्स एकदम सेम है। तो तुम्हारी वीकनेस को फाइंड आउट कीजिए कि जो अगर तुम स्पीड में लाके तुम आंसर कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो तो तुम्हें स्पीड पे वर्क करना है। दूसरा, अगर तुम स्ट्रक्चर वाइज प्रॉपर नहीं बना पा रहे हो, इंट्रो, कंक्लूजन और बीच में जो बॉडी होती है, बॉडी को कैसे स्ट्रक्चर करना है, तो वो वहाँ पे वर्क कीजिए। तीसरा होता है कंटेंट, कि तुम्हें लिखना नहीं आ रहा, कि तुम्हें मतलब उसके लिए कि कैसा कंटेंट प्रॉपर नहीं है, तो उस पर वर्क कीजिए। मैंने अपना जो एरिया फोकस था कंटेंट बनाया था, तो कंटेंट पे मैंने काफ़ी वर्क किया, शॉर्ट नोट्स बनाए। दूसरी बात, मेरे ऑप्शनल सब्जेक्ट पे आते हैं जो कि है केमिस्ट्री। मेरी ग्रेजुएशन कंप्यूटर साइंस में है। क्योंकि कंप्यूटर साइंस एक ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए मैंने थोड़ा कुछ और ढूंढने की कोशिश की। बट केमिस्ट्री मुझे लगा कि क्योंकि मैं जेईई के टाइम पे काफ़ी अच्छे से उसको समझ लिया था, तो इस वजह से मैं बहुत कंफर्टेबल हो गया था। तो इसके लिए मैंने केमिस्ट्री चूज़ किया। एक साइंस सब्जेक्ट को चूज़ करने के उसके प्रोज कॉन्स दोनों हैं, बट मुझे ऐसा लगा कि ये सिलेबस बहुत एक्वेंटेड है, इसके साथ मैं जस्टिस कर पाऊंगा। इसके मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे, इसका मैंने सिलेबस देखा, इसके मैंने टॉपर से बात की। तो कोई भी ऑप्शन चूज़ करने के लिए ये आप 3 चीज़ें कर सकते हैं। सबसे पहले उसका सिलेबस देखिए, उसके बाद उसका प्रीवियस ईयर पेपर्स देखिए कि आप कितना आपको ठीक लग रहा है सब्जेक्ट। फिर वो जो सब्जेक्ट जो ले चुके हैं लोग, उनसे बात कीजिए। तो ये 2-3 पॉइंट्स आप देख सकते हैं कोई भी ऑप्शन चूज़ करने के लिए। थर्ड पॉइंट मेंस के लिए वो है कि इनोवेटिव स्ट्रैटेजी, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो आप कर सकते हैं अगर आपने ये सब कंटेंट अच्छे से प्रिपेयर कर लिया है और फिर भी आपको कुछ दिक्कत आ रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहली बात, आप सिलेबस के अकॉर्डिंग चलिए। डोंट रन आफ्टर करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स की मैगजीन्स आती है मेंस के लिए, लेकिन मुझे वो इतनी ठीक नहीं लगती। अगर आप सिलेबस को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, उसके हिसाब से नोट्स बनाएंगे, तो वो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। फिर तीसरी स्टेज पे आते हैं जो कि है इंटरव्यू स्टेज। इंटरव्यू क्योंकि इंटरव्यू की वेटेज थोड़ी कम है, मतलब मेंस इज अबाउट 1500 मार्क्स और सिर्फ 100 मार्क्स का इंटरव्यू है, और इंटरव्यू हमेशा थोड़ा डाइसी होता है। तो इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल टू स्कोर मैक्सिमम इन मेंस, क्योंकि मेंस तुम्हारा ऐसा है जो थोड़ा बहुत तुम्हारे एक्सपेक्टेशंस के अराउंड घूमता है, जो सिलेबस दिया क्वेश्चन नहीं से आएंगे। इंटरव्यू हमेशा एक ऐसी स्टेज है जिसमें क्वेश्चन कहीं से भी उठ के आ सकता है। तो मैं एडवाइस करूंगा सबसे पहले तो फोकस ऑन मेंस मोस्टली। नाउ कमिंग टू इंटरव्यू में करीब 4-5 टाइप के सवाल आते हैं। सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट है तुम्हारा ऑप्शनल सब्जेक्ट। आई थिंक मैंने जितनी भी ट्रांसक्रिप्ट पढ़ी है इस बारी, सभी में ओपनिंग क्वेश्चन इज फ्रॉम योर ऑप्शनल सब्जेक्ट। जिसका भी किसी का PSIR है, हिंदी लिटरेचर है, मेरा खुद का क्वेश्चन वाज फ्रॉम केमिस्ट्री।
पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, एंड नॉट ओनली द प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री था मेरा ऑप्शन सब्जेक्ट, तो प्रैक्टिकली उन्होंने ये नहीं पूछा कि केमिस्ट्री का रोल क्या है या कैसे करोगे, या फिर वैक्सीन डेवलपमेंट के बारे में या फिर किसी और चीज़ के बारे में, बट उन्होंने थ्योरेटिकल केमिस्ट्री पूछा। मतलब जो एक्चुअल जो हम क्वेश्चंस लिखते हैं, तो थ्योरेटिकल पार्ट पे भी ध्यान देना है, नॉट ओनली प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। उन्होंने मुझसे मीथेन लेबोरेटरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मीथेन पूछा, मतलब तो उसके हिसाब से पढ़ाई करना। दोनों पार्ट कवर करने हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट के, थ्योरेटिकल एज वेल एज प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस इन डे टू डे लाइफ। जो दूसरी बात है वो है आपका ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन सब्जेक्ट, उससे भी काफ़ी क्वेश्चंस आएंगे आपको। जैसे मेरा कंप्यूटर साइंस है, तो उससे रिलेटेड भी आपको दोनों एरियाज कवर करने हैं। कंप्यूटर साइंस का बेसिक्स जो होते हैं, कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चंस, और दूसरा कंप्यूटर साइंस की एप्लीकेशंस। एडमिनिस्ट्रेशन में कंप्यूटर साइंस कैसे यूज़ कर सकता है, कंप्यूटर का क्या रोल है, टेक्नोलॉजी का क्या रोल है, वो चीज़ें आपको प्रिपेयर करनी पड़ेगी। ठीक है, फिर तीसरा आता है करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चंस। करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चंस भी ज़रूर पूछे जाएंगे, जो कि भी आस पास आपके चल रहा होता है। फर्स्ट जो स्टैंडर्ड सोर्सेज होते हैं, जैसे कि पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, सेकंड हिस्ट्री के लिए, हिस्ट्री में जैसे एंशिएंट हिस्ट्री है, उसके लिए जो तमिलनाडु की एक बुक आती है, पब्लिकेशन की एक बुक आती है, एक वो मैंने पढ़ी थी। और मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मैंने स्पेक्ट्रम पढ़ी थी। और आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया की जो बुक आती है, मैंने वो पढ़ी थी। और इसके मैंने कैसे नोट्स बनाए हैं, मैं ये सेकंड पार्ट में अभी बताऊंगी। और हिस्ट्री के बाद इकोनॉमिक्स और एनवायरनमेंट, और जो हमारा इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट और साइंस एंड टेक जो है, उसके लिए मैंने सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स में जो भी मैगजीन में फॉलो करती थी या वेबसाइट फॉलो करती थी, उसी से मैं नोट्स बनाती थी। इनके लिए मैंने कोई भी स्पेसिफिक बुक नहीं पढ़ी है। और ज्योग्राफी के लिए जैसे मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी ही है, लेकिन मैंने इसके लिए भी बुक्स पढ़ी थी। जैसे आपको पता होगा एनसीईआरटी की 11th और 12th की जो बुक्स आती हैं, वो इसके लिए काफ़ी अच्छी हैं। और एक जीसी लियोंग है, वो भी सिमिलर ही है। तो अगर आपको एनसीईआरटी पढ़नी है तो आप उसको भी प्रेफर कर सकते हैं, या फिर जीसी लियोंग पढ़ सकते हैं। और ये मेरे मेजर सोर्सेज थे। और दूसरा अब मैं ये बताना चाहूँगी कि किस तरीके से मैंने इनके नोट्स बनाए इन बुक्स के। पहला ये जो मेजर बुक्स हैं, जैसे लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम और नितिन सिंघानिया, और ये जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं ज्योग्राफी की, उसका मैंने अलग से कोई नोट्स नहीं बनाया था, बस उसी बुक में अंडरलाइन किया था या हाईलाइट किया था, और उन्हीं को उसी बुक से रिवाइज किया था। और जैसे कि लेकिन हम जो कंफ्यूजिंग टॉपिक्स है, जैसे हम पॉलिटी में देख सकते हैं लक्ष्मीकांत में, जो जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं या स्टैट्यूटरी बॉडीज़ हैं, उनके लिए मैंने एक चार्ट बनाया था, क्योंकि वो कंफ्यूजिंग होते हैं, तो बुक से डायरेक्ट पढ़ेंगे तो याद करने में प्रॉब्लम होगा। तो मेरा एक सजेशन ये होगा कि आप उसका एक चार्ट बना लें। जैसे मैंने 2-3 A4 शीट जोड़ के चार्ट बनाया था। एक तरफ मैंने लिखा कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के नेम, फिर दूसरे कॉलम में उसे अपॉइंट कौन करता है, उसका टेन्योर क्या होता है, रिमूव कैसे होता है, रीअपॉइंट होता है या नहीं होता है। तो आप इन सारी हेडिंग्स के अंदर सभी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ को कैटेगराइज कर सकते हैं। मेरा मेजर सोर्स था जो दृष्टि का डेली आता है, उसके वेबसाइट पे कुछ न्यूज़ आती हैं, तो मैं उसका नोट्स बनाती थी, और अपना हैंड रिटन नोट्स होता था वो। तो इससे मुझे ये फ़ायदा हुआ कि मुझे याद करने में बहुत आसानी हुई, क्योंकि जब मैं उसको लिख लेती थी तो उसको रिवाइज़ करने में बहुत आसानी होती थी। तो ये आपका चॉइस है कि आप ऑनलाइन नोट्स बनाओ या ऑफलाइन। अगर मैं सजेस्ट करूँगी तो मैं ऑफलाइन का करूँगी। अगर आप हाथ से बनाते हैं तो वो बहुत ईजिली याद हो जाता है। एक तो मेरा ये करंट अफेयर्स का सोर्स एक दृष्टि था। दूसरा मेरा ये सजेशन होगा कि अगर हम करंट अफेयर्स को क्वेश्चन आंसर फॉर्म में करेंगे तो वो बहुत जल्दी याद होगा। तो एक इनसाइट वेबसाइट है जिसमें वो डेली 5 क्वेश्चंस देते हैं, तो आप उसे डेली कर सकते हैं। फिर उनका मंथली कंपाइलेशन भी आता है, तो जो भी आप डेली करते हैं उनको रिवाइज करने के लिए आप उनका मंथली कंपाइलेशन PDF डाउनलोड कर सकते हैं, और उसमें हाईलाइट कर सकते हैं जो भी आपको ऐसा लगता है कि इम्पॉर्टेंट है, या फिर वो याद करना, फिर से हमें रिवाइज करना इम्पॉर्टेंट है, तो उसको आप उस PDF में हाईलाइट कर सकते हैं। उनका प्रिंट आउट भी आता है, आप उसको भी पढ़ सकते हैं। तो अगर हम करंट अफेयर्स को क्वेश्चन आंसर फॉर्म में करेंगे वो काफ़ी इजीली याद हो जाएगा। तो ये 2 मेजर सोर्सेस थे मेरे करंट अफेयर्स के लिए। और मंथली मैगजीन में मैं विजन का लेती थी, जो कि मेंस के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है। तो उसमें जो बॉक्स आते हैं जिसमें वो थोड़ा डिटेल में इंफॉर्मेशन देते हैं, वो प्रीलिम्स के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो मेरे ये 3 मेजर सोर्सेस थे करंट अफेयर्स के लिए। और मेरे न्यूज़पेपर, मैं 2 न्यूज़पेपर पढ़ती थी। एक तो द हिंदू हमेशा पढ़ती थी डेली,
लेकिन जो इंडियन एक्सप्रेस है उसे पूरा नहीं पढ़ती थी, उसका जो एक्सप्लेन्ड पोर्शन आता है उसको पढ़ती थी। यूपी पीसीएस में हमें थोड़ा यूपी स्पेसिफिक भी पढ़ना होता है, तो हम ये डेटा ले सकते हैं। जैसे घटना चक्र की कंपाइलेशन आती है एग्ज़ाम से 1 महीना पहले, तो उसमें पूरे ईयर का कंपाइलेशन होता है, आप उस पे अपना मतलब पूरा प्रिपरेशन बेस कर सकते हैं। मैंने घटना चक्र या फिर आप दृष्टि भी पढ़ सकते हैं, एक दृष्टि की भी कंपाइलेशन आती है, तो 2 में से कोई एक आप पढ़ सकते हैं, जिसमें पूरा ईयर जो भी यूपी का स्पेसिफिक न्यूज़ है उसको वो कवर करते हैं। तो आप अगर आपके पास टाइम नहीं है कि पूरा आप मंथ वाइज यूपी का पढ़ें, तो आप एक कंपाइलेशन भी पढ़ सकते हैं पूरा ईयर का। और दूसरा CSAT के लिए ये मेरा होगा सजेशन कि प्लीज़ उसे इग्नोर ना करें, वो भी इम्पॉर्टेंट है। और यूपी के CSAT में, यूपी पीसीएस के CSAT में हिंदी भी आती है, इंग्लिश भी आती है, मैथ्स होता है, रीजनिंग होता है और थोड़ा कम्युनिकेशन के भी क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको मैंने इसके लिए कोई बुक नहीं पढ़ी थी, तो आप कोई भी वेबसाइट या कोई भी क्वेश्चन पेपर या मॉक्स जो आते हैं, टेस्ट सीरीज आते हैं, उनको आप रेगुलर सॉल्व कर सकते हैं, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कैसे हमें कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और हमारे कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, या फिर कितना कौन सा एरिया हमारा स्ट्रांग है, तो उसको हम इसमें पहचान सकते हैं और उसके हिसाब से CSAT को क्वालिफाई कर सकते हैं। और मेरा अब फोकस होगा कि जो 2 महीने जो अब बाकी हैं उसमें क्या करें। तो पहला सजेशन ये होगा, प्लीज़ अपनी स्ट्रेटजी कम्प्लीटली चेंज ना करें। जितना भी आप अब तक आपका स्ट्रेटजी रहा है, जो भी रहा है, उस पर आप ध्यान रखें और रिविजन पे सबसे ज़्यादा फोकस करें कि जो भी अब तक आपने सोर्सेज फॉलो किए हैं उनको एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स आप रिवाइज कर पाएँ, क्योंकि रिविजन इम्पॉर्टेंट होगा। और दूसरा मेरा सजेशन होगा कि टेस्ट सीरीज़ ज़रूर सॉल्व करें, किसी एक ही कोचिंग इंस्टीट्यूट का आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैंने विजन का किया था, उसका आप वैसे वो 35 पूरे देते हैं कंपाइलेशन, 35 क्वेश्चन पेपर्स का, तो आपकी इच्छा है कि आप पूरे करें या फिर जो फुल लेंथ क्वेश्चन पेपर आते हैं उनको कर सकते हैं। और इसी टेस्ट सीरीज़ में मेरा तीसरा ये सजेशन होगा कि मैं जब बैठती थी टेस्ट सीरीज सॉल्व करने, तो पूरे क्वेश्चन पेपर को 3 राउंड में मैं सॉल्व करती थी। फर्स्ट राउंड में सिर्फ वही क्वेश्चन को मार्क करती थी जो मुझे लगता है कि मुझे कम्प्लीटली अच्छे तरीके से आता है, और उसको मैं पहले राउंड में टिक कर लेती थी। सेकेंड राउंड में उनको मैं टिक करती थी जिसमें मुझे कन्फ्यूजन है कि अच्छा इसमें 2 ऑप्शंस मुझे सही लग रहे हैं, तो मुझे एक एलिमिनेट करना होता था, तो वो सेकेंड राउंड में मैं सॉल्व करती थी। और थर्ड राउंड में ऐसे क्वेश्चंस जिसका मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन अब तक मैंने अभी क्वेश्चन सॉल्व करते करते हो सकता है कि कुछ ऐसा स्ट्राइक हो जाए कि जो हमें जिसका बिल्कुल आइडिया नहीं है उसको भी सॉल्व कर पाएँ। तो इन 3 राउंड में अगर हम सॉल्व करेंगे तो पेपर जल्दी भी होगा और पूरा क्लासिफाई करके हम करेंगे, तो हमें आइडिया हो जाएगा कि हमें कितना स्मार्ट गेस करना है या फिर कितने क्वेश्चन छोड़ने हैं। तो ये मेरा सजेशन होगा उन एस्पिरेंट्स के लिए जो अभी 2 महीने में अपना प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहले जानेंगे इस एग्जाम के स्टेजेस के बारे में। काइंडली बेयर विथ मी बिकॉज आई अज्यूम आप सबको पता है स्टेजेस क्या हैं, बट सिंस दिस वीडियो इज ऑल्सो डेडिकेटेड टू देम जिन्होंने अभी तैयारी शुरू करने के बारे में सोचा है या जिनको उतना नॉलेज नहीं है, तो मैं थोड़ा सा क्रिस्प और थोड़ा शॉर्ट में आपको बताना चाहूँगी। इस एग्जाम की 3 स्टेजेस होती हैं, प्रीलिम्स, मेंस एंड आपका पर्सनालिटी टेस्ट। प्रीलिम्स में हम बात करते हैं तो वी हैव 2 पेपर्स हैं हमारे, GS1 एंड GS2। GS2 इज मोर पॉपुलरली नोन एज CSAT, दैट इज सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। CSAT में बेसिकली आपको बहुत टेंशन नहीं लेना है, बट CSAT बिकॉज सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, सो ऑल यू नीड टू डू इज यू जस्ट नीड टू स्कोर 33% ऑफ द मार्क्स। तो अगर आप जितनी मेहनत GS1 में करते हैं उसका अगर आप 1/3 भी करेंगे तो भी इजीली निकल जाएगा। बट एक क्वेश्चन मैं आपको देना चाहूँगी, काइंडली डू नॉट इग्नोर CSAT बिकॉज देयर हैव बीन मेनी पोटेंशियल कैंडिडेट्स जिनका सिलेक्शन सिर्फ CSAT की वजह से रुका। सो उसमें आप फोकस करिएगा। और CSAT ब्रॉडली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। आपका पहला आएगा आपका कॉम्प्रिहेंशन यानी कि पैसेजेस जिसमें आपके आएंगे। दूसरा आपका पोर्शन होगा जिसमें आपके क्वेश्चंस क्वांट से होंगे, जिसमें फॉर एग्जांपल एवरेज, रेशियो प्रोपोर्शन, पाइप्स एंड सिस्टर्न्स, HCF, LCM, इस प्रकार के कुछ चैप्टर्स हैं, आप इसको ट्रेडिशनल मैथमेटिक्स मान सकते हो। तीसरा आपका पोर्शन होता है रीजनिंग का, जिसमें हम बात करते हैं लॉजिकल, वर्बल, क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव रीजनिंग की। और थर्ड मैंने आपको बताया इंग्लिश। तो इसमें आप थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करके जाइएगा, इसको एकदम साइडलाइन मत कीजिएगा। तो अगर आपने थोड़ा बहुत भी इसके लिए प्रैक्टिस कर लिया, सो इट इज़ मोर देन इनफ फॉर यू।
अब हम आते हैं अपने मेन पेपर की तरफ, जो है हमारा GS1। GS1 में होते हैं 150 क्वेश्चंस, और अगर आप इसका ट्रेंड एनालाइज करें तो आप देखेंगे कि 2017 से, जब से इसका पैटर्न चेंज हुआ है, तो यूपीपीसीएस इज मोर टिल्टेड टूवर्ड्स फैक्चुअल प्लस एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग, कि अब पहले की तरह रिपीटेड सवाल आपको कम मिलेंगे, थोड़े से फैक्ट्स जो थे, ऑफ कोर्स फैक्ट्स अभी भी हैं, बट थोड़े से अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस भी हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जीएस में, हम 7 ब्रॉड सब्जेक्ट्स की स्टडी है इसमें। पहला हम बात करते हैं पॉलिटी। पॉलिटी में आपको सबको पता है लक्ष्मीकांत, सो लक्ष्मीकांत शुड बी योर बाइबल, एंड लक्ष्मीकांत को आप सप्लीमेंट कर सकते हो बेयर एक्ट से। और बेयर एक्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज देयर आर टाइम्स जहां पर आपको कुछ आर्टिकल्स को इंटरप्रेट करना होता है। फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 21 के तहत आपको बहुत चीजें उसमें एनालाइज करनी पड़ती हैं इन द लाइट ऑफ करंट हैपनिंग्स, तो उसको आप एक बार अगर बेयर एक्ट से सप्लीमेंट करोगे तो आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी, जो आपकी प्री और मेंस दोनों के लिए अच्छी रहेगी। सेकंड हम बात करते हैं हिस्ट्री। तो हिस्ट्री में आपको पता है वी हैव एंशिएंट हिस्ट्री, वी हैव मेडिवल हिस्ट्री एंड देन वी हैव मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप स्पेक्ट्रम या बिपिन चंद्रा कुछ भी आप फॉलो कर सकते हो। मेरे लिए पर्सनली मैंने स्पेक्ट्रम ज़्यादा फेवर किया और मेरे लिए वो इट वाज मोर देन इनफ। स्पेक्ट्रम जब आप पढ़ें तो कोशिश करें कि उसके जो लास्ट के चैप्टर्स हैं जहाँ पर आपको वो टेबल के फॉर्मेट में काफ़ी न्यूज़पेपर्स, टाइटल्स, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज, इंपॉर्टेंट इवेंट्स एंड जो टाइमलाइन का पूरा लास्ट के चैप्टर्स में उन्होंने पूरा टेबल फॉर्म में बना रखा है, उसको ज़रूर देख के जाएं बिकॉज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड, कमिंग बैक टू एंशिएंट एंड मेडिवल। एंशिएंट के लिए आप 11th एंड 12th की एनसीईआरटीज, फाइन आर्ट्स की एंड 12th की एनसीईआरटीज कर लें, और इसमें आपका मोरलेस आर्ट एंड कल्चर भी कुछ हद तक उसका बेसिस कवर हो जाएगा। एंड मेडिवल के लिए आई वुड से कि मेडिवल के लिए मैंने कोई बुक स्पेसिफिकली नहीं पढ़ी। उसका कारण ये था कि मेडिवल जो है अगर आप देखें उसका कॉस्ट बेनिफिट रेशियो, मैं हमेशा अपने सब्जेक्ट्स को इसी तरह से वेटेज देती हूँ कि कॉस्ट बेनिफिट रेशियो क्या है। अगर मैं मेडिवल जैसे सब्जेक्ट्स पर 15 दिन इन्वेस्ट कर रही हूँ और मुझे इन रिटर्न से 2 क्वेश्चन मिल रहे हैं, सो इतना फेवरेबल नहीं है वो चीज़। तो मैं ये कहूँगी कि आप एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले लीजिए उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की। जैसे फॉर एग्जाम्पल सल्तनत काल से लेके अप टिल द अराइवल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, आप इसका जो ड्यूरेशन है एक बार ब्रॉड टाइमलाइन, कौन से एम्परर रहे, उन्होंने किसके एरा में क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स टेक प्लेस किया। अच्छा, आर्ट एंड कल्चर मैंने एज अ सेपरेट सब्जेक्ट ना समझ के उसको मैंने एज अ सिंथेसिस ऑफ एंशिएंट एंड मेडिवल ही समझा। और आर्ट एंड कल्चर के लिए आप CCRT एंड ऑल्सो आप नितिन सिंघानिया के नोट्स रेफर कर सकते हैं, जो कि मोर देन इनफ है। Okay, coming back to another dimension is आपका environment. Okay, so environment these days has become very important क्योंकि environment UPPCS में as well as in UPSC उसका वेटेज बढ़ता जा रहा है। एनवायरमेंट में वी ऑल नो हमारी शंकर IAS की बुक इट इज़ मोर देन इनफ। अगर आप सब कुछ कर लेते हो तो शंकर IAS की बुक प्लस अगर आप विजन की मंथली मैगजीन्स पढ़ रहे हो, फॉर एग्जांपल मैं अगर अपना एग्जांपल लूँ तो मैं विजन की मंथली मैगजीन्स प्लस इनसाइट्स इंडिया के जो क्विज आते हैं डेली बेसिस पर, मैं उनको सॉल्व कर लिया करती थी। तो उससे क्या होता था कि मेरा करंट से भी टच छूटता नहीं था, और एक जो मॉक टेस्ट करने की या टेस्ट क्वेश्चंस देख के उनको एनालाइज करने की जो हैबिट थी मैं उसमें भी थी। तो शंकर IAS एंड आपके डेली बेसिस पे जो करंट अफेयर्स हैं वो एनवायरनमेंट के लिए सफिशिएंट है। कमिंग बैक टू अनदर डायमेंशन, ये है आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी। नाउ एज फार एज साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज कंसर्न, आई फील उसका मोस्टली जो पोर्शन आता है दैट इज करंट ओरिएंटेड। तो वो आप विजन IAS के नोट्स या देर आर प्लेंटी ऑफ गुड वेबसाइट्स एंड गुड चैनल्स ऑन यूट्यूब एज वेल, जो आपको फ्री का कंटेंट, दैट टू क्वालिटी कंटेंट आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। Some of them could be sleepy classes etc. and they have done some commendable work, तो आप एक बार उनको रेफर कर सकते हो। एंड कमिंग बैक टू लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपका करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स जब हमने ये आपके सब्जेक्ट्स डील किए तो हमने उसमें भी बताया कि उसमें भी करंट है, और अगर आप करंट अफेयर्स को अलग से एक सेपरेट सब्जेक्ट मानते हो तो वो भी फिर इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर्स के लिए आप ये कर सकते हो कि आप मंथली जो विजन की मैगजीन्स आती हैं उनको पढ़ लो। विजन इज लाइक मतलब ये टोटल ऑप्शनल है आपके ऊपर। आप क्रॉनिकल पढ़ सकते हो, आप घटना चक्र पढ़ सकते हो। दृष्टि IAS की जो मैगजीन्स हैं दे आर ऑल्सो वेरी नाइस, एंड डेली जो आपकी मंथली आपको करा दें। अपार्ट फ्रॉम दिस एक आप हैबिट डेवलप करो कि आपको मॉक टेस्ट आपको करने ही करने हैं। मॉक टेस्ट से क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर आप हर महीने में 3 से 4 मॉक टेस्ट भी दे रहे हो 100 क्वेश्चंस के, तो वो 400 जो क्वेश्चंस बनाएंगे अपार्ट फ्रॉम स्टैटिक, वो आपका जो करंट के टॉपिक्स हैं वो भी उसमें कवर होते जाएंगे। एंड लाइक माइंड इट कि आपको
प्रीलिम्स में बैठने से पहले आपको एम्पल नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं, बिकॉज दिस इज द स्ट्रैटेजी कि आपको अगर ऐसी कोई चीज है जो आपको दूसरे कैंडिडेट से एज दिला सकती है प्रीलिम्स में, एंड द वे यू कुड बी श्योर कि हाँ मैं इस साल मेंस लिख रहा हूं, वो यही है कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की, राइट ऑप्शंस को चुनने की, गलत ऑप्शंस को एलिमिनेट करने की वो स्ट्रैटेजी डेवलप करो। और वो स्ट्रैटेजी तभी डेवलप हो पाएगी जब आपने एम्पल नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हो। सो मॉक टेस्ट जो आपको एक एज देते हैं वो ऐसे देते हैं कि व्हेन यू प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चंस, आप क्वेश्चन से सिर्फ फेमिलियर ही नहीं होते हो, बट यू डेवलप दैट अप्रोच कि किस तरीके से ऑप्शंस बनाए जाते हैं, किस तरीके से ऑप्शंस गलत हो सकते हैं, एंड कौन से ऐसे ऑप्शंस होंगे जो कभी गलत नहीं होंगे। एंड ये स्ट्रैटेजी डेवलप करने के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू प्रैक्टिस सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस। तो टेस्ट सीरीज मार्केट में बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के अवेलेबल है, आप किसी का भी कर सकते हो। इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे फ्री इनिशिएटिव्स भी हैं बहुत सारी वेबसाइट्स एंड कोचिंग्स के, तो आप एक बार उस पर ध्यान दे सकते हो। नाउ कमिंग बैक टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज आवर मेंस, क्योंकि आपको पता है कि जब से 2018 से यूपीपीसीएस का पैटर्न चेंज हुआ है, मेंस इज द गेम चेंजर। एंड इफ आई टॉक स्पेसिफिकली अबाउट मी, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है, आई वाज मोर कंफर्टेबल विद मेंस एज कंपेयर टू प्रीलिम्स, बिकॉज प्रीलिम्स में मैं ये श्योर नहीं होती थी कि मेरा हो ही रहा है, बट टचवुड आई वाज कंफर्टेबल विद मेंस। और उसका रीजन ये था कि मेंस में आई यूज्ड टू थिंक कि जो क्वेश्चंस आए हैं वो मेरी मुझे एक पिक्चर बनानी है एंड आई एम द डायरेक्टर ऑफ माय स्टोरी, तो मैं उन क्वेश्चंस को अपने तरीके से टैकल कर सकती हूँ। बिकॉज जहां तक प्रीलिम्स की बात है, प्रीलिम्स में आपके सामने क्वेश्चंस होते हैं, आपके सामने आंसर्स होते हैं, एंड आपको एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो आंसर्स मार्क करने हैं। बट इट इज नॉट द केस विथ मेंस, बिकॉज मेंस में क्या होता है, मेंस में आपको क्वेश्चन दिए हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक क्वेश्चन है जहां हमसे पूछा जा रहा है कि ईस्टर्न यूपी के डेवलपमेंट के लिए क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं या लेने चाहिए फ्यूचर में, तो ये क्वेश्चन बहुत सब्जेक्टिव है। एग्जाम में अगर 5000 बच्चे बैठ रहे हैं तो 5000 व्यू पॉइंट्स आ सकते हैं इस क्वेश्चन के। बट ऐसी क्या चीजें हैं मेंस में, अभी मैं आपको ओवरऑल एक फ्रेमवर्क बता रही हूँ मेंस के आंसर राइटिंग का, तो ऐसी क्या चीजें हैं जो आपको एक एज दिला सकती हैं। तो मैंने ये क्वेश्चन लिया है इन ऑर्डर टू साइट एग्जाम्पल। तो फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन यही है कि ईस्टर्न यूपी में हमको डेवलपमेंट करना है, तो ऐसे क्या इनिशिएटिव्स हैं जो लिए गए हैं या लिए जा सकते हैं फ्यूचर में। तो आप क्या कर सकते हो, आप पहले ब्रॉड इंट्रोडक्शन दो कि ईस्टर्न यूपी में ये चीजें हैं, ये रिसोर्सेज मिलते हैं, ये सारी क्रॉप्स हैं, इतना फर्टाइल रीजन है, इतना प्रोडक्टिव रीजन है, इतना वर्कफोर्स हमको वहां से मिलता है। सब्सिक्वेंटली जब सेकंड आप सेकंड स्टेप पे आओगे, तो पहले तो आपने एक ब्रॉड इंट्रोडक्शन दे दिया, सेकंड विल कम टू द मेन बॉडी पार्ट। तो बॉडी पार्ट में भी आप थोड़ा सा एनालाइज करके बताओगे कि ईस्टर्न यूपी में ये वाले हमारे डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। एंड जैसे मैंने क्या किया था, देयर वाज अ क्वेश्चन इन दिस यूपीपीसीएस का GS1 एंड GS2, जिसमें उन्होंने स्पेसिफिकली पूछा था एक पर्टिकुलर एरिया के बारे में यूपी के। तो उसमें मुझे मैप यूपी का याद था, तो मैंने उस मैप को बनाया, ब्रॉडली वो एरियाज हाईलाइट किए और उनमें दिखाया कि ये एरियाज कहाँ हैं, वहां पर गंगा प्लेन पड़ रहा है, बुंदेलखंड प्लेन कहाँ पड़ रहा है। तो ये चीजें मार्क्स फेच करने वाली होती हैं। बट ऑल्सो इसका एक रिपरकशन ये है कि आप अब, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों को पता है कि हमें मैक्सिमम मैप्स बनाने हैं, डायग्राम्स बनाने हैं, बट दैट इज नॉट सुटेबल फॉर ऑल द क्वेश्चंस। जहां जेन्युइनली उन टाइप के फ्लो चार्ट्स, डायग्राम्स एंड मैप्स की जरूरत है, आप वहां बनाइए। आप जबरदस्ती हर क्वेश्चन में मत इंक्लूड करिए, बिकॉज देन इट गिव्स अ वेरी बैड इंप्रेशन टू द एग्जामिनर, एंड एग्जामिनर माइट थिंक ये शायद हमें बेवकूफ बनाने के लिए, पन्ने भरने के लिए हो रहा है। सो क्वेश्चन टैकल करने का तरीका होता है, यू राइट अ नाइस इंट्रोडक्शन 2-3 लाइन का, देन यू कम टू द बॉडी पार्ट। बॉडी पार्ट में आप मेन चीजें हाईलाइट करोगे जो उसमें पूछा है। डेवलपमेंट कैसे हो सकता है, अगर आपने कुछ इनिशिएटिव्स पढ़े हैं यूपी गवर्नमेंट के कि कुछ पर्टिकुलर सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन के लिए, मिनरल एक्सप्लोरेशन के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए क्या है वो लिख दो। प्लस ऑलवेज रिमेंबर इन दीज टाइप ऑफ एग्जाम्स, आप ये एग्जाम बोर्ड एग्जाम की तरह नंबर पाने के लिए नहीं लिख रहे हो, आप कहीं ना कहीं ऑफिसर लाइक क्वालिटीज आपको दिखानी है कि आप क्या सोचते हो, करंट डेवलपमेंट अप टू डेट है कि नहीं है, आप अगर होते तो आप क्या क्या। सो योर सजेशंस आर ऑलवेज वेलकम। तो आप उसमें अपना जब लास्ट में कंक्लूड करोगे तो हमेशा गिव अ वेरी पॉजिटिव एंड वेरी नाइस वे फॉरवर्ड कि हमारे अकॉर्डिंग हम ये चीजें इंप्लीमेंट कर सकते हैं। लोगों को वर्कफोर्स को और स्किल करो, स्किल ट्रेनिंग दिलाओ, इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट कराओ, और आप जो नए नए इनिशिएटिव्स हैं वो सब लिखवाओ कि अब ईस्टर्न बेल्ट को भी कनेक्ट करने के लिए एक्सप्रेसवेज आ रहे हैं, 6 लेन्स एंड एवरीथिंग। तो ये बहुत ही अच्छा इंप्रेशन डालेगा, बिकॉज
आपने अपने व्यू पॉइंट्स के साथ उनको करंट हैपनिंग्स ये भी बता दी कि आप अपडेट हो। सो दिस वाज लाइक अ ब्रॉड स्ट्रक्चर। अब आपको पता है मेंस में जब हम बात करते हैं तो मेंस में होते हैं 8 पेपर। द वेरी फर्स्ट पेपर इज आपका एसे का पेपर। ऐसे के पेपर में मुझसे बहुत लोगों ने पूछा कि क्या कोई ऐसा पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है, इज देयर एनी आइडियल एसे? सो द आंसर इज नो। ये जो ऐसे का पेपर रखा गया है वो इसलिए ही रखा गया है कि ये आपके थॉट्स का फ्री फ्लो है। आप अपने उस पर्टिकुलर टॉपिक को जिस दिशा में ले जाना चाहते हो आप ले जा सकते हो। यूपी लोक सेवा आयोग में नौकरी पाने का सुनहरा अवसर। पढ़े भारत के टॉप एजुकेटर्स के साथ और पाए कंप्लीट स्टडी मटेरियल एक ही ऐप पर। डाउनलोड एंट्री नाउ। तो एथिक्स के लिए मैं यही कहूंगी कि आप जो डेली बेसिस पे जो ऑब्जर्व कर रहे हो, आसपास करंट हैपनिंग्स देख रहे हो, एडमिनिस्ट्रेशन की जो दिक्कतें देख रहे हो, नॉर्मल वर्क लाइफ में जो दिक्कत देख रहे हो, उनको एनालाइज करके एक अपना पर्सपेक्टिव तैयार कर लो आप, कि क्या सही है क्या गलत। मेरे कहने का मतलब है आप ओपिनियंस रखो अपने, कि अगर मैं इस जगह होता तो शायद मैंने ये नहीं किया होता, शायद मैंने ये ओपिनियन रखा होता। तो एथिक्स के लिए सोर्सेज बहुत सिंपल हैं, आप लेक्सिकॉन देख सकते हो। और सबसे पहला मैंने स्टेप ये किया था कि मैंने एथिक्स के जो लाइक ऐसे उनके 50-55 ऐसे टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज हैं, सबसे पहले मैंने उनको गूगल कर लिया था क्योंकि मुझे थोड़ा सा अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना था। तो मैंने इनके टर्म्स को गूगल किया, मैंने अपने कुछ पर्सनलाइज नोट्स बना लिए और उसके बाद लेक्सिकॉन की हेल्प से मैंने उसको सप्लीमेंट किया। एंड मेक श्योर कि आप जितना आप थ्योरेटिकल पार्ट पे फोकस कर रहे हो उतना ही जो GS 4 का एथिक्स का सेक्शन 2 होता है जिसमें वो आपसे केस स्टडीज पूछते हैं, आप उनमें भी उतना ही फोकस करो। तो केस स्टडीज के लिए मैंने इनसाइट्स का प्रोग्राम फॉलो किया था एंड दे गेव सम वेरी नाइस ग्लिम्सेस ऑफ दैट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट आपका GS। मैंने अपने ऑप्शनल की स्ट्रैटेजी एक सेपरेट सेशन में डिस्कस की है DKT के थ्रू, वो भी आप इस पे देख लीजिएगा। अब अगर मैं अपना ओवरऑल आपको समराइज करके दूं कि अभी तक मैंने क्या बोला, इसका निष्कर्ष क्या निकला, तो सबसे पहले मेंस में आपकी आंसर राइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हेन आई से आंसर राइटिंग आई मीन कि आप प्रैक्टिस करो। जब आप इनिशियली प्रैक्टिस करोगे, ट्रस्ट मी व्हेन आई यूज्ड टू राइट इनिशियली, मुझे अपना आंसर देके खुद फील होता था कि अगर मैं अपने आप को मार्क्स देती तो शायद मैं 1-2 नंबर भी ना देती, मैं इतना बकवास लिखती थी। Then initially when you practice it, you actually take over it, and वो प्रैक्टिस करने से ही आता है। बिकॉज हम सब में से कोई ऐसा नहीं होता है जिसने पहला आंसर लिखा हो, बहुत ब्रिलियंट लिख दिया, ऐसा नहीं हो सकता। सो आप धीरे धीरे पढ़ते हो, कंटेंट डेवलप करते हो, चीजें लिखना सीखते हो, चीजों को पूरा कंपाइल करना शुरू करते हो, एक्यूमुलेट करते हो नॉलेज और उसको अपने आंसर्स में डालते हो। तो ये पूरा प्रोसेस होता है एंड ये ऑफकोर्स ओवरनाइट का प्रोसेस नहीं है, ये धीरे धीरे प्रैक्टिस से ही आता है। सो आप अपना कंटेंट पहले तो बहुत शॉर्टलिस्ट करो, अपने पर्सनलाइज्ड नोट्स हो आपके पास, आंसर राइटिंग अच्छे से करिए। आंसर राइटिंग के लिए आई वुड सजेस्ट एक कोई रिलायबल टेस्ट सीरीज ले लीजिए, आपको जो भी कन्वीनियंट हो, आपके कोई पर्सनलाइज्ड कोचिंग सेंटर्स में या कोई भी ऐसे आप टेस्ट सीरीज जाके कोचिंग सेंटर्स में दे सकते हो। तो टेस्ट सीरीज में, और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं बहुत स्ट्रेस करूंगी वो है टाइम मैनेजमेंट। सो आई वुड से टाइम मैनेजमेंट इज द की एंड ट्रस्ट मी, अगर आप पेपर कंप्लीट करते हो देन देयर आर वेरी वेरी हाई चांसेस कि आपका नाम मेंस के लिस्ट में होगा। सो टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान दीजिए, सोर्सेज को बहुत लिमिटेड रखिए, ट्राई कि आप मेंस होने से पहले आपके पास अपने नोट्स हों, कुछ मैं ओवरऑल चारों पेपर्स के लिए बता रही हूँ, कुछ रिपोर्ट्स और इंडेसेस वगैरह को आप सेपरेटली नोट डाउन कर लीजिए। इंडिया की रैंकिंग्स जिन जिन रिपोर्ट्स में आई हैं उनको सेपरेटली नोट डाउन कर लीजिए, कुछ ARC की रिपोर्ट्स वगैरह अलग से कर लीजिए कोट करने के लिए, कुछ प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज के जो सेइंग्स हैं उनको आप अलग से लिस्ट डाउन कर लीजिए एंड यू विल सी कि जब लास्ट में आप इन सारी चीजों को कंपाइल करके अपने आंसर में डालोगे, सो इट विल ओवरऑल पुट अ वेरी नाइस फ्रेम, वेरी नाइस इंप्रेशन ऑन द एग्जामिनर। सो आई होप मेरी जो स्ट्रैटेजी मैंने आपसे शेयर की वो आपके लिए भी वैल्यूएबल साबित हो। मैं ये तो नहीं कह सकती कि 100% जो मेरे लिए काम किया वो आपके लिए भी काम करेगा ही, बट कुछ जो बेसिक चीजें हैं आई होप आप उनका ख्याल रखें ताकि आपका डाइवर्जन कम हो, आपका टाइम कम वेस्ट हो। एंड जो मैंने गलतियां की आप उनसे मत करिए, मल्टीपल सोर्सेज मत रेफर करिए, एक सिंगल टेस्ट सीरीज दीजिए, उसको डिसिप्लिन्ड वे में जाके टेस्ट दीजिए, टेस्ट पेपर्स को एनालाइज करिए, क्वेश्चंस को, रिपोर्ट्स, इंडिसेस,
रैंकिंग्स, यू नो, ARC, कुरुक्षेत्र, हल्का फुल्का, मैं बहुत आप पे प्रेशर नहीं डालने को बोलूंगी, हल्का फुल्का ये सारे मटेरियल कलेक्ट करके रखिए, बिकॉज ट्रस्ट मी, जब मेंस का मेंस का टाइम पास आता है एंड जब लगातार आप पेपर देने के प्रोसेस में होते हो, सो आप मोटे मोटे रजिस्टर नहीं उठा पाओगे, बिकॉज वो फिर आपको डिमोरलाइज करेंगे. सो इट इज एडवाइजेबल कि आप ऐसे नोट्स और इंडिविजुअल आपके पर्सनलाइज नोट्स हो आपके पास, ताकि आपको बर्डन कम पड़े. सो आई होप ये सारी चीजें आपको हेल्प कर पाए, एंड आई होप कि आप में से बेस्ट पर्सन आगे आने वाले एग्जाम्स में शाइन करे. सो थैंक यू सो मच. दिस वॉज मी, नेहा मिश्रा, ऑन DKT.